नमस्कार दोस्तों। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण मुद्दे। अपना एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, आज दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया था प्रदूषण के बारे में और वायुमंडल की संरचना के बारे में, पांचों परतों के बारे में जाना। फिर वायुमंडल संगठन में विभिन्न गैसों के बारे में, उनकी विशेषताएं जानी। आज है अम्लीय वर्षा के बारे में। दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में अपन सामान्य जानकारी ले लेते हैं, फिर इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वस्तुतः विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइड ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में जल वाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। वह वर्षा जिसके पानी में ये गैसें मिल जाती है अम्लीय वर्षा कहलाती है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तीनों ही मिलकर क्या करती है, जलवाष्प में मिल जाती है, जिससे उसके पानी का जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाता है। अपन ने देखा था ये पीएच स्केल है, 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक जो 7 मान होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तटस्थ मान, या जिसे अपन उदासीन भी बोल सकते हैं। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, मतलब न तो वो क्षारीय है और न ही अम्लीय है। इसका एक अच्छा उदाहरण है वर्षा जल। किंतु जब वर्षा जल में ही अम्लीयता आ जाती है तो फिर वो शुद्ध नहीं रहता है, मतलब उसमें अशुद्धता आ जाती है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आती है, तथा 30 से 40% HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है, ये अम्लीय वर्षा में नहीं होते हैं, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। जैसे ये उद्योग है, इनसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है। जब इसका उत्पादन होता है तो ये जल वाष्प में मिलती है, तो वहाँ क्या उपस्थित होता है, जल। तो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब SO2 प्लस H2O क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2SO4। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और जल मिलके क्या बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का पीएच मान 5 से 2.5 के बीच में होता है। दोस्तों, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, ये वर्षा जल में उपस्थित होते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि जो SO2 है, या फिर NO2 है, या फिर CO2 है, ये क्या है दोस्तों, ये उत्सर्जन होता है, इनका उत्सर्जन होता है उद्योगों से, या ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रीज एरिया है, ये जल वाष्प से मिलके यहाँ पे बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4 और SO4। H2SO4 कहाँ मिलते हैं, ये बनते हैं जो जल वाष्प होता है उसमें मिल जाते हैं, और ये क्या है, अम्लीय वर्षा के साथ जमीन पर आते हैं। मतलब क्या, कौन कौन आते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ जमीन पर आते हैं, और इनका मान क्या होता है, मतलब जलीय मान होता है 5 से 2.5 के बीच में। पीएच का जो तटस्थ मान है वो 7 होता है, और कम मान अम्लता और अधिक मान सार्थक का प्रतीक है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा होता है। तो दोस्तों, ये एक चीज ये भी है, यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच स्केल का मान कम होगा, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है तो पीएच स्केल का मान कम होगा और वह अम्लीय होगी। और यदि हाइड्रोजन आयन का मान कम है तो पीएच स्केल ज्यादा होगा और वह क्षारीय होगी। इसके प्रभाव देख लेते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरीन, CO आदि घुले रहते हैं, वो अम्लीय वर्षा होती है। मछली के अंडों से बच्चों के निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जो अम्लीय जल होता है, जो ये मछली का अंडा होता है, इसके बाहर एक ठोस आवरण की जर्दी होती है। तो जो अम्लीयता के कारण वो जर्दी क्या है, कोमल हो जाती है या बिल्कुल लचीली हो जाती है, जिससे क्या है, जो बच्चे होते हैं वो परिपक्व होने से पहले ही इनको तोड़ के बाहर आ जाते हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। 5 से कम पीएच वयस्क मछलियों को मार सकता है, मतलब जिस अम्लीय वर्षा का मान 5 पीएच से कम होता है वो वयस्क मछलियों को, यानी बड़ी मछलियों को भी मार सकता है। अम्ल वर्षा ने कीड़ों और मछलियों की कुल कुछ प्रजातियों को खत्म कर दिया, मतलब इसी मतलब इस अम्ल वर्षा के कारण कोई एक स्पीसीज है वो पूरी तरह ही विलुप्त हो गई है। इसलिए अम्लीय वर्षा बहुत घातक है।
मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है और मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देती है। जो अम्लीय वर्षा होती है, जो पृथ्वी होती है और जो इसमें पाई जाने वाली उपजाऊ जमीन होती है, वो उसका पीएच स्थिर होता है, मतलब लगभग 7 के आसपास ही होना चाहिए। जब अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच नीचे आएगा, तो उसमें जो भी कीटाणु या जीवाणु होंगे जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वो क्या है, वो मर जाएंगे। इससे भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी या बंजर हो जाएगी। अधिक ऊंचाई पर वन ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जैसे अपन ये देख सकते हैं, अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो उसमें क्या होते हैं, जो पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं वो हमेशा ही धुंध या कोहरे से ढकी रहती हैं। एक्चुअली ये धुंध और कोहरा ही जल वाष्प है। जब इस एरिया में इंडस्ट्रीज लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फ्यूरिक ऑक्साइड ऑक्साइड का जब उत्पादन होगा, तो वो क्या करेंगे, ये जाके जल वाष्प में मिलेंगे, क्रिया करके क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे और वहीं वर्षा कर देंगे। तो वह वर्षा कैसी होगी, अम्लीय वर्षा, जिससे क्या होगा, पौधों की पत्तियां जड़ जाएगी, उनकी जो वृद्धि दर है वो रुक जाएगी। इससे वहाँ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मतलब जो वन ज़्यादा ऊंचाई पे होंगे। और सामान्य बात है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा वर्षा होती है, अगर वो अम्लीय वर्षा होगी तो वहाँ के वन नष्ट हो जाएंगे। ये अक्सर बादलों और कोहरों में घिरे रहते हैं, इसलिए वर्षा अधिक अम्लीय होती है। संगमरमर कैंसर, जो अम्लीय वर्षा होती है ये पत्थर का कलर चेंज कर देती है। जैसे आगरा का ताजमहल संगमरमर का बना है, लेकिन इसके वजह से उसका रंग चेंज होने लगा, मतलब वो वाइट कलर का था लेकिन अब क्या है, वो पीला नजर आने लगा। किसकी वजह से, संगमरमर की वजह से। इसलिए अम्लीय वर्षा को संगमरमर कैंसर कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झील का तिल, झील का तिल क्यों बोला जाता है, जब वर्षा होती है तो ये पानी खेतों से होता हुआ सीधा झील में या तालाब में आता है। तो जब ये झील या तालाब में आता है तो खेतों से एक तो उर्वरकता की जो अपन खाद देते हैं उसको, और प्लस अगर ये अम्लीय है तो एसिड भी साथ मिलाता है, जिससे क्या होता है, कुछ खरपतवार होती है जिनका पीएच मान मतलब 7 से ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वो अम्लीय, जैसे ही उसे अम्ल मिलता है तो वो क्या है, लगभग 7 के पास आ जाते हैं, और जो वो उनकी वृद्धि होती है, क्योंकि उनको उर्वरक और अम्ल दोनों मिल गई। उनकी वृद्धि के कारण जो जल का पीएच है वो अस्थिर हो जाता है, और इससे क्या होता है, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे झील कातिल या लेक किल भी बोला जाता है, लेक किलर भी बोला जाता है। अब है हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक इनकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद ये होता क्या है इसको समझेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन आदि शामिल होते हैं। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती है तथा पृथ्वी से उष्मा को बाहर भी निकलने देती है, लेकिन यह गैस अधिक मात्रा में होने पर एक मोटा आवरण बना देती है तथा पृथ्वी से वापस लौटने वाली उष्मा को रोकने लगती है। इसलिए पृथ्वी की इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है और इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इस डायग्राम से अपन हरित गृह प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब आप कहीं टूर पे जाते हैं तो कई खेत ऐसे होते हैं जो टेंट के अंदर उसके खेती की जाती है। कहीं आपने देखा होगा कि खेतों में टेंट लगे हुए हैं और उसके अंदर खेती की जा रही है। वास्तविक तो क्या है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये क्या है, अंदर प्रवेश तो कर जाती है, मतलब जो सूर्य की उष्मा होती है वो टेंट के अंदर तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन वो क्या है, बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर नहीं निकल पाती है तो जो अंदर का टेम्परेचर है अपेक्षाकृत बाहर के टेम्परेचर से अधिक होता है, जिससे क्या है, फसलें जल्दी वृद्धि करती है और जल्दी पकती है। इससे क्या है, किसानों को फायदा मिलता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ये की उत्पत्ति हुई है वो ध्रुवीय क्षेत्रों से हुई है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती और कुछ ही किरणें पहुंचती है, तो वहां के लोगों को जीवन यापन करने में समस्या होती थी। तो वहां के लोगों ने क्या किया, एक कांच का घर बनाया और उसके अंदर खेती स्टार्ट की। जो कांच का घर है उसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती थी, मतलब जो उष्मा थी वो अंदर तो चली जाती, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। तो क्या होता, जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और क्या है, फसलें जल्दी वृद्धि करती है और परिपक्व हो जाती है, जिससे इसलिए इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है। और ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। मतलब दोस्तों, अब इसे इस डायग्राम से समझते हैं। ये सूर्य है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें हैं वो आ रही है और ये पृथ्वी पे आ रही है। माना कि 100% प्रकाश किरणें पृथ्वी पे आ रही है।
तो जो पृथ्वी है लगभग 99% प्रकाश किरणों को वापस उत्सर्जित कर देती है। अगर पृथ्वी 99% किरणों को उत्सर्जन कर देती है तो दोस्तों फिर पृथ्वी गर्म कैसे रहेगी, और गर्म नहीं रहेगी तो जीवन यापन कैसे होगा। मतलब अगर पृथ्वी 99% वापस उत्सर्जन कर रही है तो पूरी पृथ्वी बर्फ में तब्दील हो जाएगी। लेकिन जो ये परत बनी हुई है CO2 की, ये क्या करती है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। माना कि 20% ऊर्जा को इसने अवशोषित कर लिया। इससे क्या है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और जीवन यापन करने में जीवों को अपनी जीवन पद्धति में सहायता मिलती है। किंतु जैसे ही CO2 का उत्पादन बढ़ा, इससे इफेक्ट ये पड़ा कि जो ये CO2 की परत है ये बड़ी होने लगी। ये पहले 20% अवशोषण करती थी, अब क्या है 30% अवशोषण करने लगी। इससे क्या हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर अप हो गया। कितना अप हुआ दोस्तों, मतलब 1850 से लेके अब तक लगभग आप मान सकते हैं 1850 से अब तक दो 2 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का टेम्परेचर अप हो गया दोस्तों। और 1980 के बाद तो ये हालत है, 1980 और 90 के दशक के बाद तो कि ये 3 गुना गति से वृद्धि कर रहा है, लगभग 3 गुना वृद्धि से। अगर दोस्तों ये इसी तरह गति चलती रही और अगर धरती का टेम्परेचर या पृथ्वी का टेम्परेचर 3 डिग्री भी और बढ़ा तो इसके कहीं साइड इफेक्ट होंगे। ये मान लीजिए कि सारी बर्फ पिघल जाएगी और जो समुद्र जल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो तटीय क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो तटीय क्षेत्र के लोग होंगे, और ये जीवों की प्रजनन क्रिया को प्रभावित करेगी। जैसे सपोज कर लीजिए कोई जानवर है, उसका जो प्रजनन क्रिया है वो 300 दिनों की है, किंतु अगर अधिक गर्मी होगी तो वो क्या करेगा, 200 दिन में ही वो प्रजनन क्रिया को पूरी कर देगा, क्योंकि गर्मी के कारण वो सहन नहीं कर पाएगा और जल्दी परिपक्व होने की कोशिश करेगा। इससे ये इफेक्ट होगा कि उसका पूरा विकास नहीं होगा और 200 दिन में ही वो बच्चा बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो स्पीसीज ही विलुप्त हो जाएगी। इस अब दोस्तों एक किन गैसों से प्रभावित है ये देख लेते हैं। प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीन गैसें, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। जलवाष्प भी एक मुख्य कारण है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का। जल वाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने की समस्या है, क्योंकि सूर्य से आने वाले ताप को पृथ्वी पर रोक लिया जाता है और वायुमंडल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कारण क्या है, औद्योगिकरण, अपने देखा कोयला, पेट्रोलियम के उपकरण, जीवाश्म ईंधन के दहन से, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर्स का उपयोग, वनों का विनाश, क्योंकि वनों के विनाश से ऐसे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो किसका किसका पोषण करते हैं, CO2 का। उनका खाना ही क्या होता है, CO2। और जब अपन वनों का विनाश कर देंगे तो जो CO2 का अवशोषण होगा वो बहुत कम हो जाएगा और जो परत है वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी और उससे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। इसलिए वनों का होना अति आवश्यक है। तो उस परिणाम क्या है, तापमान में वृद्धि होगी जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे, वर्षा में वृद्धि होगी, समुद्री सतह में वृद्धि होगी, वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, बीमारियों में वृद्धि होगी, जैव विविधता को खतरा होगा। वैश्विक तापमान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, भारत समेत 6 देशों जिनमें नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका है, जिसकी लगभग 2 अरब जनसंख्या वैश्विक तापमान की चपेट में है। क्योंकि जो दक्षिणी एशिया है वहीं विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यदि ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और उससे क्या होगा, इन सभी देशों में जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे तो इन देशों की जो तटीय सीमा है वहाँ के निवासियों के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक खतरा चीन और भारत जैसे देशों में होगा। भारत में ग्लोबल वार्मिंग के चलते गेहूं उत्पादन में गिरावट देखी जा सकती है। अचानक गर्मी बढ़ने से गेहूं की बालियों में अन्न विकसित नहीं हो पाता है और आशंका की 3 से 4% तक कमी हो सकती है। समुद्र जल स्तर में 1 मीटर ऊंचा होने पर 576 करोड़ हेक्टेयर, दोस्तों कितनी, 576 करोड़ हेक्टेयर जमीन लगभग जलमग्न हो जाएगी और करीब 71 लाख लोगों को विस्थापित होने का सामना करना पड़ सकता है। बम्बई, कोलकाता, विशाखापट्टनम सहित कई द्वीप और बांग्लादेश की 17% क्षेत्र पानी में समा जाएंगे, जिससे विभिन्न